हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है सीटेट की, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्रूशियल क्वेश्चंस हम गैदर करके लाते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में ज्यों के त्यों पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी में इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मोम का उत्पादन, पौधों का परागण, प्रोपोलिस का उत्पादन या फिर प्रदूषण को रोकना। देखिए गाइस, मधुमक्खियों में इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पूछा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका पौधों का परागण। देखिए कैसे है, तो देखिए मधुमक्खियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पौधों के परागण को जो वो ये चूसती हैं और उसे जो है छत्ते में एकत्रित करते हैं, जिसे कि हम शहद कहते हैं। और ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, हम सबको पता है। तो जो मधुमक्खियों के द्वारा ये निष्कासित किया जाता है, वो निकालती हैं उनसे, जो पौधों में मकरंद होता है उससे निकालती है, और वो अपने जो कोठे होते हैं उसमें जाके वो संग्रहित करती हैं। मधुमक्खी अगर अपने छत्ते को अगर देखा होगा तो वो कुछ प्रॉपर शेप में तो नहीं रहता, लेकिन उसके अंदर जो कोठियाँ बनी होती हैं ना, वो कुछ शेप में होती हैं प्रॉपर। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो प्रॉपर ऐसे शेप में रहती हैं, कुछ षटकोण टाइप की ऐसे कुछ शेप में रहती हैं, इसी में जो है वो संग्रहित करती हैं। और अगर देखा जाए ना तो एक मधुमक्खी जो है वो अपने भार का आधा, यानी कि जितनी किलो की, जैसे कि 1 किलो की मधुमक्खी है, अगर मतलब सपोज आई एम टेलिंग 1 किलो की मधुमक्खी, तो वो आधा किलो की जो है वो वजन लादे हुए वो मतलब 4000 मीलों तक जा सकती है उड़ के। मतलब इतनी उनकी अच्छी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर आंसर है वो है आपका पौधों का परागण। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका श्वसन के समय पायरुविक अम्ल ये क्या है? क्रेब्स चक्र में निर्मित होता है, केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में निर्मित होता है, विभक्त होकर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो दोनों कार्बन यौगिकों का निर्माण करता है, या फिर प्रोटीन विश्लेषण के समय ये जो है वो निर्मित होता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो श्वसन के समय जो है वो पायरुविक अम्ल जो होता है वो ये विभक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड और दोनों जो भी कार्बन यौगिक है इसका ये निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका एप्रोप्रिएट है। तो ये विभक्त होता है, उससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, और 2 कार्बन यौगिकों का ये जो है वो अलग से निर्माण भी करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचक है? टाइलिन, पेप्सिन और इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, या फिर ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे पूछा है कि एंजाइम प्रोटीन के जो पाचक हैं वो कौन से हैं। तो आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड इरेप्सिन, यही एकदम सही होगा। देखिए कैसे, तो ये जो है ये प्रोटीन के पाचक एंजाइम्स हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहले, यानी कि ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, तो ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय रस में पाया जाता है, और ये प्रोटीन जो है पेप्टोन को जो है वो हाइपेटाइड्स और ट्राइपेटाइड्स इसमें जो है वो चेंज कर देता है। और यही अगर हम बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो है ये अमाशय के जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, और ये जो अम्ल है इसके माध्यम से ये क्रियाशील होकर प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है। और यहीं पे अगर हम बात कर ले इरेप्सिन की, तो इरेप्सिन जो है वो आंतरीय रस में पाया जाता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो इसलिए जो आपका ये सी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन, यही आपका जो है वो एंजाइम प्रोटीन पाचक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंटरफेरॉन होती है वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, बैक्टीरिया से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, या फिर कवक से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, या फिर कोशिकाओं को परस्पर चिपकाने वाला पदार्थ। तो देखिए ये जो इंटरफेरॉन वायरस है ये जो क्या है, ये एक टाइप का वायरस है जो कि संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न जो भी प्रोटीन है और जो अस्वस्थ कोशिकाएं हैं इनके जो वायरस है इनसे जो वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो आपका ए उत्तर है ना, यहाँ पे वायरस से ये जो संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन है ये, ठीक है। और इसी को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। तो यानी इंटरफेरॉन क्या है, ये वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले वे प्रोटीन हैं जो कि
अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसीलिए ये जो है वो इंटरफेरॉन ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ यानी कि 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में वह जो है 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं। तो एक ही पर्वत श्रेणी में इतनी विविधता का कारण एग्जैक्टली क्या हो सकता है? पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, या फिर पूर्वी हिमालय की पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, पूर्वी हिमालय के चट्टानों का उर्वर होना, या फिर पूर्वी हिमालय का दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ जाना। देखिए सिंपल सा रीज़न है जो कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ जो कि 3000 मीटर की होती है इन्होंने कहा। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी हिमालय में, तो पूर्वी में जो है वो पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई में वनस्पतियाँ जो है वो उपलब्ध हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो पूर्वी हिमालय है इसमें जो है वो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है, इसीलिए जो यहाँ पे है वनस्पतियाँ इतनी ऊंचाई तक वो है वो पाई जाती हैं। तो मेनली रीज़न क्या है यहाँ पे? मानसूनी वर्षा का रीज़न है। तो यहाँ पे मानसूनी वर्षा वाला आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, मानसूनी वर्षा यहाँ पे है आपके बी ऑप्शन में, इसके अलावा और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो है वो अधिक मानसूनी वर्षा होती है, इसी वजह से जो रीज़न है कि भाई पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई पे ये जो है वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं, रादर देन पर्वतीय जो आपकी पश्चिमी साइड की वनस्पतियाँ हैं वो आपकी 3000 मीटर तक की ऊंचाई पे उपलब्ध होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जो पाई जाने वाली नस्ल है यानी कि खराई ऊंट, इसके बारे में अनूठा क्या है यानी कि डिफरेंट क्या है, या फिर कह सकते हैं यूनिक क्या है? ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, कैपेबल है, या फिर ये जो है वो मैंग्रोव की चराई पर जीता है। मैंग्रोव आपको पता होंगे, मैंग्रोव वन जो है वो जो भी दलदली इलाके में वनस्पतियाँ उगती हैं उन्हें हम कहते हैं, यानी कि सुंदरवन में आप जानते हैं कि बहुत अधिक जो है वो मैंग्रोव की वनस्पतियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। अगला है कि ये जो है वो जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए नीचे जो है इसके प्रयोग करके कूट जो है वो चुनना है आपको, केवल ए और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, या फिर 1 2 3 तीनों भी। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें ना तो ये तीनों भी जो चीज़ें लिखी है ना तीनों सही लिखी हैं। देखिए खराई ऊँट जो है वो कक्ष के तैराक ऊँट के रूप में जो है वो अलग अलग नस्ल के रूप में इसको मान्यता भी दी गई है। और ये रण में, उथले समुद्र में, रण यानी कि राजस्थान में जो बालुई क्षेत्र होता है ना उसको हम कहते हैं रण क्षेत्र, ठीक है। और उथले समुद्र में उच्च लवणता वाली जलवायु के लिए ये मतलब हर चीज़ के जो है वो अनुकूल है, कैपेबल है। और समुद्री जल में ये जो 3 किलोमीटर तक तैरने में कैपेबल भी है, और ये जो है वो मैंग्रोव की चराई पे जीता है, और ये जंगली भी होता है, और पालतू इसको जो है वो बनाना चाहे तो भी नहीं बन सकता है। तो 1 2 3 तीनों भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरी खाद से क्या तात्पर्य है? फसलों में कृमिनाशक डालना, लेग्न्यूमिनस पौधों को हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड्स को डालना। अगर ये हम बात करें, देखिए ये जो हरी खाद है एग्जैक्टली इसका मीनिंग जो है वो लेग्न्यूमिनस पौधों को हरी फसल उगाना यही होता है हरी खाद का तात्पर्य। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लावणी, गफा, दही कला, बोहदा, ये सब जो है वो किस राज्य के लोक नृत्य की बात यहाँ पे हो रही है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु। देखिए अगर हम बात करते हैं लावणी, तो लावणी से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है वो महाराष्ट्र राज्य की यहाँ पे बात हो रही है, ये यहाँ का लोक नृत्य है। अगर फिर भी नहीं पता तो देखिए लावणी है, गफा है, दही कला है, बोहदा है, नटका है, कोली है, गौरीचा है, ललिता है, तमाशा, मौनी, जेजम, पोवड़ा, ये सब जो है वो महाराष्ट्र के लोक नृत्य के अंदर शामिल है। अगर ये हम बात करें पंजाब की ना, तो पंजाब में देखिए भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, डफ, धमान, भांड, नकूला, ये सारे जो है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो देखिए आंध्र प्रदेश में हम सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य जो कि एकदम सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपका कुचिपुड़ी। इसके अलावा घंटा मर्दाला है, मोहिनी अट्टम है, कुम्मी सिद्धि है, मधुरी है, छड़ी है, ये सब जो है वो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और यहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो देखिए तमिलनाडु में आपका हो गया भरतनाट्यम,
कोलट्टम, कुम्मी, कावड़ी, ये सब जो है वो लोक नृत्य जो आपके तमिलनाडु के हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा है लावणी, गफा, दहीकला, बोधा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, जो कि है महाराष्ट्र के। इसके अलावा भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसे एक बार भी सुन लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भी ऑप्शंस में आएगा आप इसे रॉन्ग करके नहीं आएंगे। मोस्टली देखिए पंजाब के लिए भांगड़ा, गिद्धा ये सारे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। अगर आपको कभी आंध्र प्रदेश के लिए पूछेगा तो वहाँ पे दिया रहेगा कुचिपुड़ी या फिर मोहिनी अट्टम दिया रहेगा। अगर कभी आपको तमिलनाडु के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पे भरतनाट्यम। आपको ये स्पेसिफिक वर्ड्स जो है वो ना आपको बिठा लेना है दिमाग में, यही जो है इनको इंडिकेट करते हैं। देखिए लावणी जैसे ही बोलते बराबर आपको जो है वो समझ में आ जाता है कि भाई ये महाराष्ट्र का डांस है, वैसे ही ये यहाँ के राज्यों के लिए फेमस है। तो आपका 68 का जो था वो था आपका बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर पहले भोपाल की तरफ और फिर दिल्ली की तरफ भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? क्या वो पहले पूर्व जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, या फिर पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा और फिर उत्तर दिशा में, या फिर दक्षिण दिशा और फिर उत्तर दिशा में? देखिए कोई रहने वाला कहाँ का है? कोलकाता में। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा मैप से। यानी कि यहाँ पर अगर कोलकाता है, कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी की हम बात करें कोलकाता। तो कोलकाता में अगर कोई रहने वाला व्यक्ति है तो पहले अगर वो भोपाल की तरफ जाता है तो यानी कि वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है आपकी पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि इस तरफ। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है तो यहाँ पे वो जा रहा है। अब यहीं से अगर हम साइन बना दें अगर मैप के लिए तो फिर ये देखिए ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका साउथ है, ये है आपका ईस्ट और यहाँ पे है आपका वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो था इंसान और पहले उसने पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट किया। तो पश्चिम दिशा की तरफ जब चल लिया वो यहाँ मध्य प्रदेश में बीच में भोपाल अगर वो पहुँच चुका है, अब वो जाना चाहता है दिल्ली। तो दिल्ली हम सबको पता है कि ये जो है वो आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं आ जाता है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इसका बॉर्डर है। तो यहाँ पे जो है वो दिल्ली आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा NCR क्षेत्र और ये रहा आपका दिल्ली। यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, तो पहले उसने जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में यात्रा की और उसके बाद जो है उसने उत्तर दिशा में यात्रा की। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सी। तो यही उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। पहले उसने जो है वो पश्चिम दिशा में यात्रा की और उसके बाद फिर उसने उत्तर दिशा में, यानी कि कोलकाता से वो गया भोपाल, तो भोपाल यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ गया। उसके बाद उससे जाना था दिल्ली, तो दिल्ली के लिए वो चला गया ऊपर, यानी कि पहले तो पश्चिम दिशा और उसके बाद ये वाली जो है वो उत्तर दिशा। तो चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव प्रवाहित होते रहती है निम्न स्तर से अति उच्च स्तर की ओर, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर की ओर, सामान्य स्तर को, या फिर उच्च स्तर से निम्न स्तर को? देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्तर की, तो ये जो है वो निम्न स्तर से उच्च की ओर जो है वो सदैव प्रवाहित होते रहती है ना। उच्च स्तर से निम्न की ओर जो है वो प्रवाहित होते रहते हैं एग्जैक्टली। मतलब यानी कि बड़े से लेके छोटे स्तर को, जब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र हम जब बनाते हैं तो ये जो नीचे होता है वो बड़ा होता है ना, और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। तो यहाँ से जब बड़ा है इसके बाद तो ये छोटा ही होगा ना धीरे धीरे, तो बड़े से छोटे की तरफ होता है ये। तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जो है इसका प्रवाह होता है। और वैसे देखा जाए तो विज्ञान के अंतर्गत ऊर्जा कहीं भी जो है वो प्रवाहित तो हो सकती है, जैसे कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो वो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जो वो प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो वो पादप अपना भोजन बना लेते हैं। और उस समय जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कोई विशेष दिशा इसमें नहीं बताई जाती है। तो ये इस टाइप से उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ये जो है वो प्रवाहित होते रहता है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? देखिए घास, भेड़िया, हिरण, भैंस, घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, जीवाणु, घास, खरगोश, भेड़िया, या फिर घास, कीट, हिरण और सर्प। यहाँ पे अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम पूछा गया है, तो जीवों में खाद्य श्रृंखला का जो समुचित क्रम है वो आपका स्टार्ट होगा घास से ही। तो सबसे पहले आपका घास आ जाएगा, है ना, घास आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका टिड्डा और इसके बाद आएगा मेढक और उसके बाद आपका आ जाएगा सर्प। तो यहाँ पे देखते हैं घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, ये एकदम प्रॉपर दिया हुआ है। यानी कि उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये इस
सीक्वेंस में दिया है इसीलिए ये सही है। आइए देखते हैं कि ये रॉन्ग क्यों दिया है, बाकी के तीनों हम रॉन्ग क्यों लगा रहे हैं। घास जो है वो प्रथम उत्पादक है, उसके बाद भेड़िया जो ये तृतीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता नहीं है क्योंकि ये मांसाहारी होता है। भेड़िया जो है वो घास नहीं खाता है, डायरेक्टली जो है वो हिरण को खाता है, इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है ये निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जीवाणु भाई जीवाणु जो है वो घास जो है वो जीवाणु को कभी नहीं खाते हैं, ठीक है। घास जो है वो अपने आप में उत्पादक है, जो कि सूर्य की रोशनी से अपना भोजन जो है वो स्वयं पोषी होते हैं, तो खुद ही बनाते हैं, तो ये इसीलिए रॉन्ग है। फिर उसके बाद घास है, कीट है, कीटक जो होते हैं वो घास को नहीं खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हिरण और उसके बाद सर्प, ये भी आपका जो है वो रॉन्ग दिया है इस तरीके से। यहाँ पे जो आपका सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो सीक्वेंस में दिया गया है घास, टिड्डा, और टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सर्प। हिरण जो है वो शाकाहारी होता है, हिरण जो है वो कीट को नहीं खाता है, इसीलिए ये वाला भी आपका रॉन्ग दिया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सोनार जो है वो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। अब ये सोनार एग्जैक्टली क्या है? जो सोना लेने जाते हैं ज्वेलरी की दुकान पे वो वाला सोना नहीं है ये क्या है? डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, या फिर नौ संचालकों द्वारा, या फिर मनोचिकित्सकों द्वारा। देखिए अगर बात करें सोनार जो है वो अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा जो है वो उपयोग में लाया जाता है। एग्जैक्टली सोनार को अगर हम नोटिफाई करें तो इसे लिखा जाता है सोनार, राइट, यही लिखा है। अब इसको हम जो इंडिकेट करते हैं, एस फॉर साउंड, एन फॉर नेविगेशन, और आर फॉर जो है वो रैगिंग। देखिए साउंड, नेविगेशन एंड रैगिंग यानी कि तकनीकी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है, जिसकी सहायता से सागरों की जो गहराई होती है वो जो यहाँ पे है मापी जाती है, और पनडुब्बियों आदि की स्थिति जो है वो हम ज्ञात कर पाते हैं। तो सोनार जो है इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था? पॉल लेविंग ने किया था। किसने? पॉल लेविंग ने किया था इसका आविष्कार। और अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सोनार क्या है। ये जो है वो समुद्री में जो डाउन साइड पनडुब्बियाँ वगैरह है उसकी स्थिति कैसे नापी जाती है, तो ये जो है वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ी जाती हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? जो साउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ में होती हैं, जो हम भी नहीं सुन सकते, इतनी तेज़ होती हैं, उसको यहाँ पे छोड़ा जाता है, और उसके थ्रू ये जो है वो पता लगाते हैं कि जहाँ से, जैसे यहाँ पे कोई पनडुब्बी वगैरह है तो यहाँ से साउंड जो है वो टकरा के रिटर्न वहीं से आ जाएगी, तो ऐसे ही पता चलता है कि भाई यहाँ पे हमारी जो है वो पनडुब्बी वगैरह है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके आंसर की। तो आपका आंसर है नौ संचालकों द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है? महासागर, मैंग्रोव, झील, घासस्थल, मैंग्रोव, महासागर, घासस्थल, झील, मैंग्रोव, महासागर, घासस्थल, झील। ये दोनों ऐसा लग रहा है कि सेम ही लिख दिया है। चलिए देखते हैं अगला, महासागर, झील, घासस्थल और मैंग्रोव। यहाँ पे बात करते हैं हम, अगर परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, यहाँ पे बढ़ती नहीं पूछा है, घटती उत्पादकता के क्रम में, तो सबसे पहले तो महासागर आएगा, यानी कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पे आएगी। तो मैंग्रोव तो नहीं आएगा, दोनों भी ऑप्शन यहाँ से ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। महासागर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर उससे जो है वो छोटा वाला आएगा, तो मैंग्रोव जो है वो एकदम से छोटा आ जाएगा, है ना। महासागर के बाद क्या आना चाहिए था? झील आना चाहिए था मुझे लगता है, पर यहाँ पे झील नहीं दिया गया है, डायरेक्टली मैंग्रोव दिया है। मैंग्रोव के बाद झील, मैंग्रोव से तो झील बड़ी ही होती है ना, यहाँ पे घटता क्रम में पूछा है, तो सबका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए महासागर, महासागरों से झील, झील के बाद है आपका घासस्थल, और घासस्थल से सबसे छोटी की तरफ यानी कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अप्रगामी तरंगों के लिए क्या सत्य है? तरंग एक निश्चित चाल की ओर आगे बढ़ती है, तरंगों के माध्यम से ऊर्जा जो है वो प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो है वो किसी भी दिशा में नहीं होता है, माध्यम के प्रत्येक कण की कला लगातार जो है वो बदलते रहती है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अप्रगामी तरंगों की, तो ये जो तरंग है या फिर ऊर्जा किसी भी दिशा में जो ये आगे नहीं बढ़ती है, और इसीलिए जो है ना इसको माध्यम की जो निश्चित सीमाएं हैं ना, इसके मध्य में ये जो है वो सीमित हो जाती हैं। तो इसका जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किसी भी दिशा में नहीं होता है, यानी कि किसी भी दिशा में जो है वो डायरेक्ट नहीं करती है, विजिट नहीं करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% है क्या? जो भी प्राणी जीवित है उनके पदार्थों का, मतलब जीवित पदार्थों का लगभग 80%
क्या होता है उनके अंदर, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है या फिर खनिज होती है। देखिए प्राणियों के अंदर जो है वो उनके बॉडी का लगभग 80% जो भाग है, यानी कि उनके अंदर जो होता है बॉडी में 80% जो भाग है वो होता है प्रोटीन। अब प्राणियों के जीवित पदार्थ में यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो होता है जल होता है, ठीक है। अगर अकार्बनिक तत्वों की अगर हम बात करें, अकार्बनिक जो होते हैं उसमें अगर हम पूछें तो क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, यानी कि पानी आ जाएगा, वाटर, है ना, क्योंकि किसी भी बॉडी में जो है वो उसकी बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो पानी से परिपूर्ण रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर कार्बनिक पदार्थों में अगर देखा जाए तो कार्बनिक में जो है वो प्रोटीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा तो नहीं था एग्जैक्टली, सेग्रीगेट करके आपको बता दिया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर अकार्बनिक तत्व कभी पूछ ले कि कौन सा वाला, तो भाई जल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना पूछा है क्या, 80% जो है वो डायरेक्टली पूछा है कि भाई जीवित पदार्थ में तो जो अकार्बनिक है वो जल है, लेकिन कार्बनिक यहाँ पे पूछा है, जीवित पदार्थ को ही हम कार्बनिक भी कहते हैं। तो इसमें जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन जो है वो सभी जीवित कोशिकाओं में जो है वो मौजूद होती है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटीन। तो गाइज़ यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।